कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज डे 36 का हम करेंगे सॉल्यूशन, जो कि टेस्ट ट्यूब और तैयारी एग्जाम्पिक्स चैनल पर हर रोज़ क्यूज के फॉर्म में आपको दिया जाता है। 10 क्वेश्चन मैथ का, 10 रीजनिंग का, बाकी वोकैबुलरी एंड वर्ड वन, इडियम फ्रेज, जीएस क्यूज एंड कंसेप्ट ऑफ द डे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेस्ट ट्यूब और तैयारी टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। बाकी इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको एग्जाम्पिक्स पर मिलेगा, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टाग्राम हैंडल आप चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो। चलो आज का फटाफट जो 10 क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 एंड x इज 90 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड y इज 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर अपन में ए। तो अगर मैं पहले केस में देखूँ तो हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपन में यानी कि एक्स स्क्वायर अपन में 10 इक्वल्स टू 90 दे रखा है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। सेकेंड केस में हमें दे रखा है 12 और वाई का थर्ड प्रोपोर्शनल 27 दे रखा है, यानी कि हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर अपन में 12 इक्वल्स टू 27। देन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4। देन ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 18। हमें बोला गया एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 30 आई है और वाई की वैल्यू कितनी है 18 आई है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई निकालने के लिए, हो जाएगा 30 प्लस 18 48। ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, आप इसको क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ मार्क करने के लिए वो डेफिनेटली आपको मार्क करना है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, या फिर इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखो क्वेश्चन ये करें कि कंटेनर है दोस्त में 2 प्रकार का मिक्सचर दिए गए, 2 प्रकार का लिक्विड दिए गए हैं, जिनका हमें रेशियो दे रखा है 7:5 का। उनमें से उस मिक्सचर में से 9 लीटर निकाला जाता है और उसके जगह पे 9 लीटर बी लिक्विड को मिला दिया जाता है। देन रेशियो हो जाता है कितना, 7:9 का। आपको बताना है कि लिक्विड ए में इनिशियल में कंटेनर लिक्विड ए की मात्रा जो थे इनिशियली कितनी थी, इनिशियली कंटेनर में लिक्विड ए की मात्रा कितनी थी। बात क्लियर है? अब देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लो कि आपके पास ये कंटेनर है, इसमें मात्रा है 2:3 का वाटर और मिल्क का। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, 10 लीटर निकाल लिया। अगर मैं यहाँ से 10 लीटर निकालूंगा, अब आपसे पूछूंगा कि भाई इस कंटेनर में मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे? भाई देखो मिक्सचर में से कितना भी चीज़ें निकालो रेशियो नहीं बदलता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसमें से हमें 50 लीटर मिश्रण था, जिनका रेशियो वाटर और मिल्क का दे रखा है 2:3 का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ से वाटर कितना हो जाएगा 20 और मिल्क कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, यानी कि रेशियो 2:3 का हो रहा है। अब इसमें से हमने 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 50 लीटर था 20 लीटर हमने निकाल लिया, कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, कितना बचा, 30 बचा। लेकिन 30 में से क्या क्या निकाले होंगे, 2:3 के अनुपात में मैंने निकाला, तो 30 में से क्या निकाला होगा, 5 की वैल्यू 30 है, सॉरी 5 की वैल्यू 20 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 8 और कितना हो जाएगा आपका 12, 8 और 12। अगर पहले इनिशियल में वाटर कितना था 20 था, इसमें से 8 निकाल लिया, कितना बचा यहाँ से 12 बचा। यहाँ से 30 मिल्क था, इसमें से 12 हमने निकाल लिया, कितना बचा यहाँ से भाई 18 बचा। अगर मैं इसको काटूंगा 6 दूनी 12 6 18, क्या 2:3 यहाँ पर भी आ रहा है, 2:3 यहाँ पर भी आ रहा है। मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि अगर मैं मिक्सचर में से कितना भी क्वांटिटी को निकालूँ रेशियो नहीं चेंज होता है। बस इतना समझना है आपको कि रेशियो चेंज नहीं होता है। क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं होता है। तो इनिशियल फेज में जो रेशियो था इनिशियल फेज में जो रेशियो था 7:5 का, किसका भाई, ए और बी का। अब जो इसमें से हमें क्या निकाले गए हैं, 9 लीटर हमने क्या निकाला है, कंटेनर में से मिक्सचर निकाला है, माइनस किया है, और इसमें क्या किया है भाई 9 लीटर ऐड कर दिया है। क्या ऐड किया है, लिक्विड बी को ऐड करना है। लिक्विड बी को इसमें क्या किया है, मैंने ऐड कर दिया है। तो अब बताओ भाई कि अगर मैंने 9 लीटर जब मिश्रण निकाला, मैं अभी फ़िलहाल इसको हटाता हूँ, अगर मैं 9 लीटर यहाँ से मिश्रण मैंने यहाँ से निकाला, अगर मैं 9 लीटर मिश्रण निकाला, मिक्सचर निकाला, तो अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई नाउ
अब रेशियो कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई अभी अपने समझाया कि मिक्सचर में से कितना भी चीज़ें निकालो रेशियो नहीं बदलता है, तो अभी भी 7:5 ही होगा, अभी भी 7:5 ही होगा। लेकिन अभी रेशियो होता कितना है निकालने के बाद और 9 लीटर ऐड करने के बाद, अगर मैं निकाला तो अभी तो रेशियो 7:5 था, लेकिन इसमें क्या किया कि 9 लीटर मिक्सचर 9 लीटर लिक्विड बी को मैंने ऐड किया, लिक्विड बी को ऐड किया। अगर मैं 9 लीटर लिक्विड बी को ऐड करता हूँ तो रेशियो क्या आता है आपका, रेशियो क्या आता है 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लिक्विड बी को मिला रहे हैं, जब लिक्विड बी को मिला रहे हैं तो लिक्विड ए जो है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है तो सेम हमें बनाना पड़ता है। इस केस में हमें सेम दे रखा है तो कोई शंका सने वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी साथ ही दे रखा है, यहाँ पर भी साथ ही दे रखा है, तो ये तो सेम ही है। अगर सेम नहीं रहता तो हम इसको बनाते हैं। यानी कि इनिशियल में लिक्विड की मात्रा कितनी थी भाई, बी की मात्रा 5 थी, अब कितनी हो गई 9 हो गई। कितनी बढ़ गई, +4 बढ़ गई, किसकी वजह से 9 लीटर जो हमने लिक्विड था इसमें ऐड किया था उसकी वजह से। यानी कि हम कर सकते हैं 4 की वैल्यू अगर हमें 9 दे रखी है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9/4। हमें निकालना किसकी है भाई, कितने लीटर मिश्रण की निकालनी है। देखो जो अभी जो मिश्रण बना है 9 और 7 का मिश्रण बना है, यानी कि 9 लीटर कंटेनर में ए है और 9 बी, 7 लीटर ए है और 9 बी है, तो कितना हो जाएगा टोटल 9 7 16, यानी कि 16। तो कितना हो जाएगा 4 4 16 9 4 36। यानी कि हम कर सकते हैं कि नाउ अभी ध्यान से समझना, अभी कंटेनर में कितना लिक्विड है भाई, कितना मिक्सचर है, 36 लीटर का मिक्सचर है। क्या यही हमसे पूछा था, नहीं पूछा था भाई, 36 लीटर हमसे नहीं पूछा था। हमसे क्या पूछा है कि शुरुआत में मिक्सचर ए की मात्रा कितनी थी। अब देखो हमने 9 लीटर मिश्रण को निकाला है और बी पदार्थ जो है 9 लीटर डाला है। ऐसा तो नहीं कि 9 लीटर निकाल के 10 लीटर डाल दिए, नहीं, जितना निकाला है उतना ही ऐड किया है। यानी कि जो अभी कंटेनर में मात्रा है 36 लीटर का मिक्सचर, वही आपका इनिशियल में भी हुआ होगा, वही आपका क्या होगा इनिशियल में भी रहा होगा। यानी कि अभी जो कंटेनर में मात्रा है लिक्विड का यानी मिक्सचर का 36 लीटर का, वही इनिशियल में भी रहेगा, क्योंकि हमने 9 लीटर निकाल के 9 लीटर ही ऐड किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनिशियल 7:5 था, इन दोनों कंटेनरों में लिक्विडों की मात्राएं 7:5 थी और टोटल वैल्यू 36 है। यानी कह सकते हैं 12 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और पूछा गया है ए की वैल्यू निकालो, तो भाई 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 लीटर। बात समझ में आई, 21 लीटर, बात समझ में आई। यानी कंटेनर ए में प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी थी 21 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निखिल और नेहा जो है कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं 5:4 के अनुपात में, और नेहा जो है अपनी मनी को 1 साल की, नेहा जो है अपनी मनी जो है निखिल से 1 साल ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करती है और उनका जो प्रॉफिट का रेशियो होता है 6:5 के अनुपात में आता है। तो बताओ कि भाई नेहा ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हो। बाय द वे आप समझ लो कि प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल्स टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है नेहा और निखिल ने, कितने के अनुपात में 5:4 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और प्रॉफिट जो हमें इनसे मिला है 6:5। लेकिन बात यहाँ पर यह है ना कि नेहा ने निखिल से 1 वर्ष अधिक के लिए निवेश किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि नेहा जो है 1 वर्ष अधिक के लिए निखिल से निवेश की है। अब यहाँ से ऑप्शन उठा लो ना भाई, ऑप्शन उठा लो। हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लूँ तो नेहा ने कितना इन्वेस्ट किया 5, कितने वर्ष के लिए 26 वर्ष के लिए। किसका पूछा है, नेहा का ही पूछा है। यानी कि हम कह सकते हैं, अच्छा निखिल और नेहा है, गड़बड़ हो जाती है अब तो, निखिल और नेहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से निखिल और ये हो जाएगा नेहा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ भाई ऑप्शन नंबर 1 को उठाऊँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 के उठाऊँ तो यहाँ से 26 इंटू क्या 26 नहीं लेते क्योंकि निखिल जो है 1 साल कम रहे नेहा से, और नेहा का पूछा है, तो यानी कि ऑप्शन में जो वैल्यू है नेहा की है, तो निखिल ने 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा 5 रेशियो में, और एक इसके बराबर होना चाहिए भाई 4 इंटू 26 के बराबर। अब जो हमें रेशियो निकाल कर आना चाहिए वो आना चाहिए 6:5 में। क्या कहीं से भी रेशियो 6:5 में आएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 25 इंटू 5 है और यहाँ पर 4 इंटू 26 है, कभी नहीं आएगा। बी ऑप्शन को देखते हैं एक बार,
23 है तो यहाँ से 22 लेना पड़ेगा, यानी कि 5 × 22, और ये हो जाएगा रेशियो कितना 23 × 4। क्या यहाँ पे तो 11 आ रहा है भाई, 6:5 का, तो दूर दूर कम्बिनेशन नहीं बनेगा। सी को देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्या भाई 24 है तो 23 लेना पड़ेगा। देखो प्राइम नंबर आ गया तो फिर यहाँ पर और भी कम्बिनेशन नहीं बढ़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 23 × 5 और ये हो जाएगा कितना आपका भाई 24 × 4, कम्बिनेशन नहीं बैठेगा ना, प्राइम नंबर आ गया। अब ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं, क्या है 25 है तो यहाँ से हो जाएगा 24 × 5 और ये हो जाएगा कितना आपका 25 × 4। अब जब देखोगे यहाँ से भाई 5 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, ये कम्बिनेशन हो रहा है ना 6:5 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि नेहा ने कितने समय के लिए धन को निवेश किया, 25 साल के लिए धन को निवेश किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर है कि भाई पाइप ए बी सी जो है किसी एम्प्टी टैंक को 30 बटे, देखो हिंदी में थोड़ा सा गलत है, ठीक है। पाइप ए बी सी जो है किसी टैंक को 30/7 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है जो ओपन किए गए एक साथ, ए और बी जो है भरने वाला है, सी जो है खाली करने वाला है। ए जो है एक टैंक को 15 घंटे में भरता है, सी जो है जबकि इसे 12 घंटे में खाली करता है। बताना है कि बी जो है अकेले इस टैंक को कितने देर में भर सकता है। देखिए ए बी और सी जो है अगर एक साथ चले तो 30/7 घंटे में टैंक भर जाएगा, और ए अगर अकेले चले तो 15 घंटे में भरता है, और सी जो है इसे 12 घंटे में खाली कर देता है। टोटल टैंक की कैपेसिटी हम कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ए बी सी की एफिशिएंसी 14, ए का एफिशिएंसी 4 और सी का एफिशिएंसी 5, माइनस का हो जाएगा ये क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब ये भरने वाले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भाई अगर हमें बी का एफिशिएंसी निकालना है तो इनमें से ए और सी को माइनस करना पड़ेगा। ए कितना है, ए है आपका +4, बी हो जाएगा आपका, और सी क्या है माइनस है, -5 इक्वल्स टू हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ से हो जाएगा बी का एफिशिएंसी 15। बी का एफिशिएंसी 15 है, टोटल टैंक की कैपेसिटी 60 है, तो बी द्वारा इस टैंक को भरने में लगा समय 60/15, यानी कितना हो जाएगा 4 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जो है ट्रेवल पी से क्यू तक एट सर्टेन स्पीड यानी कि 50 km/h से जाता है, और आते समय उसने 60% अपनी स्पीड को बढ़ा दी, तो एवरेज स्पीड क्या बताना है कितना होगा। भाई अगर डिस्टेंस सेम रहता है, हम जानते हैं कि उस केस में एवरेज स्पीड ये होता है 2xy/x + y, ठीक है। अब देखो इनिशियल में उसका स्पीड कितना है 50 है, और उधर से आते समय इसने 60% बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा आपका 50 का 160/100, यानी हो जाएगा 80 km/h। बस इस फार्मूला पर पुट कर दो, यानी कि 2 × 50 × 80/130, ये कट जाएगा आपका भाई 800/13, यानी कि 61.53 km/h। क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। 13×6 होता है, 13×7 91, यानी कि 80 से ज़्यादा जाएगा, यानी कि 6 बार में ज़्यादा ही जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। बाय द वे डे नंबर कौन सा आपका भाई 36 है, डे नंबर 36 है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको मार्क कर लेना, आ सकता है भाई एग्जाम में। बोला गया कि सीजीएल में आ सकता है, क्योंकि सीएचएसएल में तो आया ही आया है, मतलब इसके बेसिस पर आ सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इसके बेसिस पर। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड इन अप स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड है उससे 150% ज़्यादा है डाउन स्ट्रीम में किसी बोट की स्पीड। इफ़ टाइम टेकन बाय द बोट गोइंग टू 80 km इन डाउन स्ट्रीम एंड 50 km इन अप स्ट्रीम 8.2 आवर्स, यानी कि 80 किलोमीटर अगर वो धारा के दिशा में और 50 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उसे 8.2 घंटे लगते हैं। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी है। देखो अप स्ट्रीम को हम अप से करते हैं यू से, डाउन स्ट्रीम को डी से करते हैं। 150% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये हो जाए कितना आपका भाई 150% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए बटे में 100 कर दो, यानी 5 × 15 5 × 10, यानी कि 3/2। यानी हम कह सकते हैं अगर अप स्ट्रीम में स्पीड आपका इसका 2 है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, इससे 3 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 5। आप यहाँ से मानो x मान लो, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई एक चीज़ तो आपको मालूम है कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
अब देखो डिस्टेंस हमें दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है। डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम में 80 है और स्पीड कितना है 5x है, प्लस में अप स्ट्रीम में कितना जाना है 50 किलोमीटर और स्पीड कितना है 2x है, और कितना घंटे लग रहे हैं 8.2 आवर्स लग रहे हैं। तो हम यहाँ से इसको काटेंगे, हो जाएगा 16 आपका, ये हो जाएगा कितना आपका 25, 16 और 25 हो जाएगा 41 अपन में x इक्वल्स टू 8.2 बटे में 10 करते हैं। एक से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपसे अप स्ट्रीम पूछता तो आता है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम पूछा है तो हो जाएगा कितना आपका 25 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछता बोट की स्पीड इन स्टील वाटर तो ये होता है कितना आपका u प्लस डी अपॉन में 2, यानी कितना हो जाएगा 15 और 10 कितना 35 बटे में 2, यानी कि 17.5। अगर यही पूछता आपसे भाई करंट की स्पीड बताओ, ठीक है, करंट की स्पीड बताओ, तो आप यहाँ से क्या करते भाई, ये होता है d माइनस का u अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका d माइनस यू अपॉन में 2, तो हो जाएगा 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका भाई 15, और 15 बटे 2 का मतलब ये हुआ आपका भाई 7.5। ठीक है, 7.5 कितना हो जाता आपका 7.5। बात क्लियर हुई आपकी। तो आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है भाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भाई, बोला गया है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इंक्रीज बाई 12% एंड द सेकेंड ईयर डिक्रीज बाई 12% एंड द थर्ड ईयर इंक्रीज बाई 10%। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर द स्ट्रेंथ वाज इतना 10,842, द स्ट्रेंथ ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट, यानी कि पहले साल के शुरुआत में क्लास का स्ट्रेंथ कितना था। देखो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/25, यानी कहने का मतलब पहले साल 25 से 3 बढ़ गया 28 हो गया, दूसरे साल 25 से 3 कम हो गया कितने हो गया 22 हो गया, और तीसरा साल 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10, यानी कि 10 था तो ये 1 बढ़ के कितना हो गया भाई आपका 11 हो गया। कटने लायक है तो इसको काट देंगे, कटने लायक है तो काट देंगे, ये हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 625 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 121 इंटू 28 कितना हो जाएगा भाई आपका 2 4 2 0 8 6 9 8 6 2 8 9 4 13 2 1 3, यानी कि लगभग आ जाएगा 3388। हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे पूछा गया कि पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। देखो भाई ये तो लगभग में ही आंसर आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना 10,842, और डेटा भी हमें काफ़ी दूर दूर दे रखा है, तो क्यों ना लगभग में ले लें। अगर मैं इसका 3 गुना लूँगा कितना हो जाएगा आपका 28 24 2 26 3 तरीके 9 2 11 3 तरीके 9 1 10, यानी कि लगभग यार इसके करीब आएगा अगर मैं 3 गुना लेता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर 3 गुना लूँगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 से 15 15 5 75 5 7 15 दूनी 30 7 37 15 छक्का 90 और 3 93, यानी कि 9,375। तो इसके करीब में एक ही ऑप्शन है, देखो 10,000 ऑप्शन है, यानी कि लगभग आ जाएगा कितना 10,000। तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक लगभग ही बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट कर पाना भाई डेसिमल में आएगा, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। देखो गैप काफ़ी ज़्यादा है तो आप यहाँ से लगभग में निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सोमेश जो है एक शॉपकीपर है, ठीक है, जो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 560 रुपये की मार्क प्राइस पर जो अम्ब्रेला मिलता है उस पर। पहला 17% का है और कस्टमर जो है महेश को पे करता है 420 रुपये का, तो दूसरा डिस्काउंट सोमेश ने कितना दिया होगा। तो सक्सेसिव का केस है, मान लो भाई 560 रुपये उसने क्या किया मार्क प्राइस है, 17% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि उस अम्ब्रेला को 83% में बेचा होगा, और ये दूसरा डिस्काउंट x मान लेते हैं, यानी 100 माइनस x अपन में 100 बराबर ये हो जाएगा 420। ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से 4 से कटेंगे कितने बार में
14 से काट लेते हैं ना, 14 चौका 56, 14 तिया 42, 4 से कट जाएगा कितने बार में, 25 बार में, 25 ने 75 और ये 7500 होना चाहिए ना। यानी हम कह सकते हैं कि 8300 माइनस का 83x इक्वल्स टू 25 ने 75 और 10 कितना 7500। अब ये उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 83x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, या फिर इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लाते हैं, 00 हो गया आपका, 13 में से 5 जाएगा 8, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 800 बटे में 83, 10 बार में ले जाएंगे 830, यानी 10 से एक कम आना चाहिए, यानी कि 9 बार में जाना चाहिए, और 9 से आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो दूसरा डिस्काउंट है उसने दिया हुआ कितना 9.64% का, 9.64% का। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला गया है कि एक सम जो है डिपॉजिट किया जाता है बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पर, और वो राशि जो होती है 1.2 टाइम्स हो जाती है 3 साल में बढ़कर अपने आप का। अगर ठीक है, अगर उसे रिक्वायरमेंट है 7 सालों के बाद 7,60,000 रुपये की, तो उसे कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, कोई राशि जो है 1.25 हो जा रही है, यानी कि 1 से बढ़ के 1.25 हो जा रही है, कितने साल लग रहे हैं, टाइम 3 साल लग रहे हैं। इस केस में हम रेट निकाल सकते हैं ना। ये क्या आपका अमाउंट है, ये क्या आपका प्रिंसिपल है, क्या आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। तो हम कैसे रेट निकाल सकते हैं, रेट निकालेंगे क्या हो जाएगा भाई, हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा कितना 0.25 इंटू 100 बटे में हो जाएगा 3 इंटू 1, तो हो जाएगा कितना आपका 25/3% रेट निकल कर आ गया आपका। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना तो फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 1/12 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 12 रुपये पे 1 रुपये उसको ब्याज मिलेगा। अगर 12 रुपये पे 1 रुपये क्या आपका प्रिंसिपल है और ये क्या आपका इंटरेस्ट है, 12 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल के अंदर, तो 7 साल के अंदर कितना मिलेगा 7 रुपये मिलेगा। 1 साल में 1 रुपये मिल रहा है तो 7 साल में कितने मिलेंगे 7 रुपये मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 12 और 7 कितना हो गया आपका 19, यानी कि 12 रुपये अगर प्रिंसिपल है 7 साल में अगर इन्वेस्ट करेंगे 1 रुपया ब्याज मिला तो अब यहाँ पर अमाउंट मिलेगा 19 रुपये। ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, और ये वैल्यू जो दे रखी है वो अमाउंट ही तो दे रखा है ना, 7 साल बाद इतना राशि उसे चाहिए। यानी कि 19 की वैल्यू कितनी है 7,60,000 है, जो कि इसका कितना है भाई 40 गुना है ना, 40 गुना 19 चौक 76, तो जो इसका प्रिंसिपल होगा ये भी आपका 40 गुना होगा, कितना हो जाएगा आपका 4,80,000। यानी कि अगर वो 4,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो 7 साल के बाद उसे कितना प्राप्त होंगे 7,60,000 रुपये प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरेश जो है अकेले प्रतिदिन 1 घंटे काम करके 10 दिनों में कार्य को समाप्त करता है। सालू उसी कार्य को 5 घंटे कार्य करके 2 दिन में समाप्त करती है। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ 1 दिन में कितने घंटे काम करने होंगे। ठीक है, अब देखो भाई करना क्या है, 1 घंटे काम कर रहा है तो काम कितने दिन में 10 दिन में समाप्त हो रहे हैं। अगर सुरेश जो है 1 घंटे काम करे तो जो डे की संख्या हो रही है कितने 10 दिन लग रहे हैं, 1 आवर्स काम कर रहे हैं। सालू जो है 5 घंटे काम कर रही है तो डे की संख्या कितनी लग रही है 2 दिन लग रहे हैं। काम हमें समाप्त करना है किसमें 10 दिन में काम समाप्त करना है। यानी हम कह सकते हैं भाई कि अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी निकालूँ कि दिन की संख्या बटे में टाइम कर देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगा। भाई दिन की संख्या अपन में टाइम कर देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम एफिशिएंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल वर्क अपन में टाइम कर देंगे। तो वर्क कर रहा है 10, ठीक है, 1 दिन में 1 घंटे काम कर रहा है तो 10 दिन में 10 काम ही तो करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो अगर मैं निकालूँ यहाँ से सुरेश की एफिशिएंसी निकालूँ, तो 10 घंटे, ठीक है, 10 बटे में 1 हो जाएगा, यानी 1 घंटे या 10 दिनों के काम 10 घंटे यानी कि 1 हो जाएगा। सुरेश की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैं सालू की एफिशिएंसी निकालूँ भाई तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे काम करिए 2 दिनों के अंदर, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी
ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं भाई। देखो अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि अगर सुरेश की वर्क रेट की बात करूँ तो वर्क रेट की बात करूँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे काम कर रहा है 10 दिन में, और शालू जो है 5 घंटे काम कर रही है 1 दिन में, तो 2 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर सुरेश भी 5 घंटे में काम करता, अगर सुरेश भी 5 घंटे काम करता तो ये भी काम कितने दिन में समाप्त होता है, 2 ही घंटे में, 2 ही दिन में समाप्त होता है। यानी कि अगर मैं सुरेश की वर्क रेट की बात करूँ, सुरेश की कार्य करने की जो रेट है उसका बात करूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड इसका भी मल्टीप्लाई करूँगा 5 × 2, तो इसका भी कितना आएगा, 10 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी भी अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, सुरेश के भी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और शालू की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी भाई, शालू की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, शालू की एफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 10 से कटेगा एक बार में, यहाँ पे 10 से कटेगा एक बार में, तो दोनों का एफिशिएंसी 1 × 1 है, और इस काम को हमें 10 दिन में समाप्त करना है, और दोनों का एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों को कितने घंटे काम करने होंगे भाई, अपने एफिशिएंसी से आधे काम करने होंगे। अगर एक इसका जो रेट है 1 घंटे काम करने का, अगर इसका भी रेट है 1 घंटे काम करने का, इसका भी रेट है 1 घंटे काम करने का, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो इधर आधा रेट के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कि आधे एफिशिएंसी के साथ काम करना पड़ेगा, तो काम जो है 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 0.5 कर लो और यहाँ पर भी प्लस 0.5 कर लो, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। तो यही बोला गया है कि 1 दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा उन दोनों को, तो 0.5 आवर्स काम करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई? तो मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। और चलो भाई, तो आप क्या कर सकते हो भाई, सपोर्ट दिखा सकते हो। अगर आपको सेशन ये पसंद आता है तो किससे सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी हुई तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका जो रिप्लाई है या फिर जो निदान है वो आपको किया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।